हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस की एक बेहतरीन सीरीज चल रही थी, तो जिसमें आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस 2 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया, सेशन को शेयर कर दें। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 1। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है। मतलब जो भारत के अधिकांश जो शास्त्रीय नृत्य हैं, इन रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ज़्यादातर। तो ये जो हमारा नाट्य शास्त्र है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र है जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र से ही भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और जो नाट्यशास्त्र में इसमें कुल 36 चैप्टर हैं, 36। ठीक है, और 6000 काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, 6000 काव्य पंक्तियां हैं, ये बात ध्यान रखनी है। जो अथर्ववेद है ये इसको जादू टोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो अर्थशास्त्र है ये पॉलिटिकल थे, यजुर्वेद से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है। जो हमारा मणिपुर शास्त्रीय नृत्य है उसके मर्दाना यानी कि मेल पहलू को किस रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है चोलोम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जाना जाता है चोलोम के नाम से। ठीक है, और इसके जो हिंदू वैष्णव प्रसंग है, मतलब इसमें चोलोम जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में हिंदू वैष्णव प्रसंग होता है। ठीक है, इसमें राधा एंड कृष्ण का प्रेम दर्शाया जाता है नृत्य के द्वारा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसमें कलाकार होते हैं, कलाकार इसकी इम्पोर्टेंट हैं मणिपुरी की, जैसे कि झावेरी बहनें इनकी कलाकार हैं। झावेरी बहनों में प्रमुख हैं दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा। ठीक है, ये प्रमुख बहनें हैं, और इन बहनों के गुरु हैं गुरु बिपिन सिंह। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और गुरु नल सिंह और गुरु अमली सिंह, ये तीनों गुरु इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ होती हैं। जो हमारा छऊ लोक नृत्य है इसकी प्रमुख शैलियाँ कितनी होती हैं। तो इसकी होती हैं कुल 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी कुल नृत्य शैलियाँ 3 होती हैं। ठीक है, जिसमें आता है जो आता है सराकेला। ठीक है, सराकेला छऊ नृत्य होता है। ठीक है, जो झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, और फिर सेकंड आता है हमारा मयूरभंज छऊ नृत्य, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। और फिर आता है पुरुलिया छऊ नृत्य। ठीक है, पुरुलिया छऊ नृत्य जो कि मनाया जाता है। ठीक है, जो पुरुलिया छऊ नृत्य है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और जो छऊ नृत्य है ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी है, मतलब सेमी क्लासिकल डांस भी इसको घोषित कर दिया गया है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, ये बात ध्यान रखनी है। और छऊ नृत्य को यूनेस्को की ICH 2000 में, मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में 2010 में भी घोषित किया गया है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। और संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये 9वां क्लासिकल डांस भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसको सेमी क्लासिकल डांस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्थशास्त्री संगीत का संग्रह है। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं जगजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जगजीत सिंह का एक अर्थशास्त्री संगीत है, ये बात ध्यान रखनी है। जगजीत सिंह को गजल गायक के नाम से जाना जाता है, और इनको पद्म भूषण मिला था 2003 में। ठीक है, और इनकी चिट्ठी ना कोई संदेश इनका प्रमुख सॉन्ग है, जैसे कि चिट्ठी ना कोई संदेश। कुछ अन्य गजल गायक हैं, मतलब बेगम अख्तर, मन्ना डे। ठीक है, और पंकज उदास, ये कुछ अन्य गजल गायक हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और जो जगजीत सिंह का प्रमुख जो संगीत है चिट्ठी न कोई संदेश। ठीक है, ये बहुत ही फेमस हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 5, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? जो हमारी दीपिका रेड्डी है, इनका किससे संबंध है? ये संबंध है इनका कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और कुचिपुड़ी से हलीम खान भी जुड़े हुए हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट जो इसकी कलाकार हैं, जैसे कि राधा रेड्डी हो गई, राधा रेड्डी, ठीक है, राधा रेड्डी हो गई। और फिर आगे भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, मतलब रेड्डी शब्द जो है, रेड्डी रूट वर्ड है इसका, रेड्डी से कुचिपुड़ी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। कच्ची पुड़ी ऐसे करके रेड्डी से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? मतलब जो भारत है हमारा, इसने एशियाई खेलों का दूसरी बार आयोजन कब किया गया था? तो इसका हुआ था 1982 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1982 में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था भारत के द्वारा, ठीक है। और जो एशियन गेम्स हैं पहली बार कब? 1951 में भारत में ही नई दिल्ली में आयोजन हुआ था, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। अब भारत की रैंक इसमें दूसरी थी, 15 गोल्ड मेडल जीते थे, ये बात ध्यान रखनी है। और पहला स्थान इसमें जापान था जिसने 24 गोल्ड मेडल जीते थे। और दूसरा एशियन गेम्स 1954 में हुआ था, 1954 में, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। और जो 2023 के एशियन गेम्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है, 2023 एशियन गेम्स, इसमें जो इसका होस्ट कौन था? ये होस्ट था चाइना, ठीक है। और पहला स्थान भी इसमें चाइना का रहा, चीन। और भारत का इसमें, भारत की रैंक थी चौथी, भारत की रैंक थी चौथी। और मेडल कितने जीते थे भारत ने? 107, ठीक है। इसमें 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्ज थे, ऐसा इस प्रकार था, ठीक है। और इसके शुरू में ध्वजवाहक जो थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन, और मतलब समापन जब हुआ था PR श्रेयस जो कि हॉकी के गोलकीपर हैं, उन्होंने इसका समापन किया था, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? मतलब जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसका आरंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन 1930 में हुआ था, ठीक है। और इसका आयोजन जब हुआ था, ये हुआ था उरुग्वे में, उरुग्वे, ठीक है। और इसका विजेता भी उरुग्वे ही था, और उप विजेता था इसका था अर्जेंटीना, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें सबसे मुख्य संस्था आती है फीफा, ठीक है। और जो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में, और इसका मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उनका प्रथम जो आयोजन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था हमारा 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो सबसे ज़्यादा आयोजन जो है 5 बार हुआ है हैमिल्टन कनाडा में, 2023 में भी इसका आयोजन हैमिल्टन कनाडा में होगा, ठीक है। और जो भारत में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, ये 2010 में हुए थे, नई दिल्ली में, नई दिल्ली, ठीक है। और 2022 के 22वें कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ये हुए थे इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और भारत की रैंक थी इसमें 4th, 61 मेडल जीते थे, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, नरेंद्र मोदी अ पब्लिकल बायोग्राफी द्वारा किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, जो नरेंद्र मोदी की अ पब्लिकल बायोग्राफी है, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई एंडी मैरिनो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एंडी मैरिनो। ये एक ब्रिटिश लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
10 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ठीक है, तो ये जो है हमारा कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ ये ली गई हैं। ठीक है, और जैसे कि यूएसए के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये यूएसए के संविधान से प्रमुख लिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है हमारा आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ये हमारे जापान के संविधान से ली गई है। और आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है? राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य जैसे नामित किए जाते हैं, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जैसे यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? ये लिया गया है हमारी एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि प्रावधान, प्रोविजन और स्रोत। ठीक है, जैसे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये भी सही है। और जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी सही है। जैसे कि कनाडा मतलब जो कनाडा, ये ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं। कनाडा जो है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कनाडा के संविधान से लिए गए, ये तीनों ही सही हैं। जैसे कि आपातकालीन शक्तियाँ, ये जर्मनी के संविधान यानी कि बीमर संविधान से, ये इसके जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिए गए हैं, लेकिन आपातकाल की विधि ली गई है। आपातकाल तो 1935 के संविधान संशोधन से लिए गए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। मतलब जो हमारी समवर्ती सूची है, ये किस देश के संविधान से ली गई? ये ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, मतलब लैंग्वेज कैसी होगी, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग जो है आर्टिकल 108 में दी गई है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मतलब मौलिक कर्तव्यों का विचार किससे लिया गया है? ये लिया गया रूस के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं। पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और फ्रांस के संविधान से 3 शब्द स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता। ठीक है, ये मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी और फेडरलिटी, ये 3 शब्द लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मतलब सूची 1 सूची 2, ये मिलान कीजिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि विधि के समझ समानता, ये किस देश के संविधान से ली गई है? मतलब विधि के समझ समानता जो है हमारे इंग्लैंड के संविधान से ली गई, इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और विधि का समान संरक्षण, मतलब विधि का जो है वो समान संरक्षण, ये किस संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये किसके संविधान से ली गई है? जापान के। ये तो ठीक मिला हुआ है। और शैक्षिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान, ये आयरलैंड, ये भी सही मैच है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक है, मतलब कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी हमारी नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवपाषाण काल में। ठीक है, नियोलिथिक एज में ही हमारे खाद्यान्नों की कृषि जो सर्वप्रथम आरंभ हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और जो हमारा पुरापाषाण काल है, इसमें हमने आग की खोज की थी, आग की खोज। ठीक है, नवपाषाण काल में ही पहिए की खोज हो गई थी। ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? जो हमारा इनाम गांव है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है हमारा महाराष्ट्र गांव में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र में इनाम गांव स्थित है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि ये हड़प्पा कालीन स्थल हैं, जैसे इनाम गांव महाराष्ट्र में, जैसे कायता एमपी में, दमदमा महाराष्ट्र में, और चिरांद बिहार में, ठीक है। और सुरकोटदा ये गुजरात के पहाड़ी हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे हड़प्पा मतलब सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय कहाँ है? लहुरा देव यूपी में है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, तो ये मिले हैं हमारे धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धौलावीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है वर्तमान के, और इसकी खोज जो हुई थी 1967 से 68 जेपी जोशी के द्वारा, जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल, तो ये जो है हमारा रोपड़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इसको रोपड़ मतलब रोपड़ जो है ये स्वतंत्रता के बाद उत्खनित भारत का प्रथम सैंधव स्थल है, जो कि 1950 में इसको खोजा गया था, ठीक है। रूपनगर पंजाब सतलज, ये भी ध्यान रखनी है। और कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, और बनावली ये हरियाणा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा कालीन बस्तियां और जिस नदी पर अवस्थित हैं उसका मिलान कीजिए, ठीक है। जैसे कि हड़प्पा जो है किस नदी पर है, किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ये बसा हुआ था रावी नदी के किनारे, ठीक है। जैसे कालीबंगा है ये हमारी घाघरा घग्गर नदी जो है इसी के नदी के किनारे बसा हुआ था। जैसे लोथल है, लोथल जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। और रोपड़ जो है रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था, ये बात ध्यान रखनी है। और जो हमारा मोहनजोदारो है ये सिंधु नदी के किनारे था, और 1922 में मोहनजोदारो की खोज की थी हमारे राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी मोहनजोदारो की, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो हमारी कर्क रेखा आई है भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है हमारी त्रिपुरा से होकर गुजरती है, ठीक है। जैसे कि त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मिजोरम से होकर गुजरती है, और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। जैसे मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। ये बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारतीय मानक समय यामनोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? ठीक है, जो हमारा भारतीय मानक समय है इसके सबसे नज़दीक कौन है? ये है हमारा मिर्ज़ापुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मिर्ज़ापुर सबसे निकट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा राज्य भारत की 7 सिस्टर यानी कि उसमें से सम्मिलित नहीं है? भारत की जो 7 सिस्टर में से कौन सा राज्य नहीं है? जैसे कि मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये 7 बहनों में से एक राज्य नहीं है तो पूर्वोत्तर राज्य, लेकिन ये सिक्किम जो 7 सिस्टरों में से नहीं है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। और 7 बहनें जो हैं ये किसने नाम दिया था? ये 1972 में ज्योति प्रसाद सैकिया ने ये नाम दिया था, ये बात ध्यान रखनी है। और जो सबसे छोटा है वहाँ का राज्य ये त्रिपुरा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित राज्यों में कौन द्विभाषी राज्य नहीं है? मतलब जो बाइलिंगुअल राज्य नहीं है द्विभाषी निम्नलिखित राज्यों में से। ये जो हमारा कर्नाटक राज्य है ये द्विभाषी राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। नागालैंड में कौन सी? कोन्याक और आगामी और इंग्लिश ये 3 बोली जाती हैं। सिक्किम में गोरखा और इंग्लिश ये बोली जाती है, ठीक है। और हमारे त्रिपुरा में कोक बरोक और बंगाली ये 2 बोली जाती है। कर्नाटक में सिर्फ कन्नड़ बोली जाती है, कर्नाटक में सिर्फ कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अन्य 3 राज्यों में 2 या 2 से अधिक भाषाएं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25,
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो 7वां है क्षेत्रफल के हिसाब से, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो हमारा जनसंख्या के हिसाब से, मतलब डाटा के हिसाब से तो अभी सेकंड ही है, लेकिन जल्द ही फर्स्ट बन जाएगा जनसंख्या के हिसाब से, ये बात ध्यान रखनी। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है। भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, गलत, ये नहीं, ये हमारा पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, जैसे कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन, उष्ण और उपोष्ण दोनों में आता है भारत, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज और धारणी एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया था, ठीक है। तो ये कौन सी योजना थी, ये हमारी थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था, ठीक है। लेकिन इसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही 2015 में इसको ख़त्म कर योजना आयोग को ख़त्म कर यहाँ पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल बीच में ही समाप्त हो गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसका 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 8.2% ग्रोथ, और प्राप्ति कितनी हुई थी 6.8%, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जो 5 ईयर प्लान समय से पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। अनवरत योजना भारत में लागू की गई, मतलब जो अनवरत योजना भारत में कब कब लागू की गई थी, ये लागू की गई थी 1978 से 1979 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 साल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग का, मतलब 1900 जो गठन कब हुआ था, जो खादी और ग्राम उद्योग का गठन कब हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना के तहत, ये हुआ था हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, सेकंड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, और सेकंड थी 56 से 61 तक, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और द्वितीय में औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को अपनाया गया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाइए। जैसे योजनाएं दी गई हैं पंचवर्षीय योजनाएं, और किस मॉडल पर आधारित थी। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये थी हमारी महालनोबिस मॉडल पर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जैसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये थी हमारी, सॉरी ये महालनोबिस मॉडल पर नहीं थी, हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ठीक है, इसका सेकंड हो जाएगा। और द्वितीय जो थी ये थी हमारी महालनोबिस मॉडल पर, और तृतीय जो योजना थी ये हमारी थी एस चक्रवर्ती मॉडल पर, ठीक है। और जो चतुर्थ योजना थी ये थी अशोक रुद्र मॉडल पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये इस प्रकार मिलान होगा। नेक्स्ट चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को हटाना था, ठीक है। जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5th ईयर प्लान जो था इसका जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी को हटाना। इसका कार्यकाल जो था 1974 से 78 तक था, 74 से 78 तक था इसका कार्यकाल, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और इसका लक्ष्य था 4.4% वृद्धि दर, और इसकी प्राप्ति जो हुई थी 4.8 थी, यानी कि सफल पंचवर्षीय योजना एक थी, ये बात ध्यान रखनी है। और मोरारजी देसाई की सरकार में ये आई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग,
क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। जो हमारी ध्वनि है इसकी प्रबलता किस में मापी जाती है? ये मापी जाती है डेसीबल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता डेसीबल में नापी जाती है। जैसे कि तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है, आवृत्ति हर्ट्ज में नापी जाती है, ऐसे वेग ये मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाई। जैसे कि भौतिक राशियाँ दी गई हैं और दी गई हैं हमारी ये इकाइयाँ, कौन कौन सी इकाइयाँ किस किस से हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये जूल नहीं, यहाँ पे होगा त्वरण, त्वरण कर लीजिए, त्वरण। ठीक है, त्वरण जो है, त्वरण का इकाई यूनिट क्या होती है? ये होती है मीटर पर सेकंड। ये गायब हो गया, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से मिलकर बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है मिलकर? ये बनाया जाता है हमारा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक, जैसे कि HNO3 ये हमारा नाइट्रिक अम्ल हो गया। ठीक है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, इसका जब मिलान किया जाता है जैसे कि 1:3 में मिलाया जाता है तो 25% ये होता है और 75% ये होता है, तो हमारा बनता है एक्वारेजिया। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34, दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? मतलब जो हमारा दूध होता है उसका औसत पीएच मान कितना होता है? ये होता है 6.6। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूध का औसत पीएच मान 6.6 होता है। ठीक है, जैसे कि नींबू का 2.2 से 2.4 तक होता है नींबू। ठीक है, ऐसे ही आता है हमारा जल का पीएच मान कितना होता है? जल का होता है हमारा 7, यानी कि उदासीन। ठीक है, फिर आता है रक्त का, हमारा ब्लड का कितना होता है? ये होता है 7.4। फिर आता है हमारे आंसू, आंसू का पीएच मान कितना होता है? ये आंसू का भी होता है 7.4। लेकिन हमारा जो आंसू जो है, आंसू का सुबह का जो पीएच मान होता है वो हमारा हो जाता है अम्लीय। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, साइनोकोबालामीन जो है ये किस विटामिन का जो हमारा साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामीन, ये है हमारा B12 का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साइनोकोबालामीन जो है B12 का रासायनिक नाम। जैसे कि B6 का क्या रासायनिक नाम होता है? ये होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन होता है B6 का। जैसे कि विटामिन B2 का होता है हमारा राइबोफ्लेविन। और हमारा विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये होता है हमारा मतलब विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, जैसे कि B1 का होता है थायमीन, B3 का होता है नायासिन और B7 का होता है बायोटीन। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ये इस प्रकार होते हैं। जैसे कि विटामिन ई का होता है टोकोफेरल, विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरल। ठीक है, और विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। ये सारे विटामिनों का होता है। विटामिन शब्द जो है फंक के द्वारा दिया गया है, जो फंक के वैज्ञानिक थे उन्होंने विटामिन शब्द दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो हमारा थायमीन जो है कौन सी, मतलब ये विटामिन इधर दिए गए रोग को, इस विटामिन से कौन सा रोग होता है? ठीक है, ये बात ध्यान रखें। जैसे थायमीन से हमारा बेरी होता है, ये सही है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है पिजन, और विटामिन डी से सूखा रोग भी होता है और पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों में पिजन चेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, और विटामिन के जो है के से बंध्यता विटामिन के से नहीं होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। बांझपन जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है, मतलब स्त्रियों में बांझपन जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन जो हमारी के जो है विटामिन के से होता है जो हमारा रक्त का थक्का जो होता है, ब्लड क्लॉट होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे कि हमारा जैसे मतलब कहीं पे उंगली कट गई तो कुछ समय बाद हमारा जो विटामिन के की अगर भरपूर मात्रा शरीर में है तो उसका ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, तो एक समय बाद रक्त बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का बनना
बनेगा नहीं, और जो आपकी अगर एक बार उंगली कट गई तो खून बहता ही रहेगा, मतलब रुकेगा नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और जैसे कि नियासिन है विटामिन, इससे पेलाग्रा होता है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और विटामिन ए से होती है हमारी रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ठीक है, हमारी विटामिन ए से होती है रतौंधी। और विटामिन सी से होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? ये रखी गई हमारी डिब्रूगढ़ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिब्रूगढ़ में रखी गई थी। और इसके नींव रखने वाले केंद्रीय आयुष मंत्री जो सर्बानंद सोनेवाला हैं, इन्होंने उद्घाटन किया था। असम, ठीक है, असम में स्थित है डिब्रूगढ़। और असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। और असम की राजधानी है दिसपुर। राज्यसभा सीटें यहाँ 7 हैं और लोकसभा सीटें यहाँ हैं 14, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? ठीक है, फर्स्ट क्लास में तो ये हैं हमारे तन्मय अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, तन्मय अग्रवाल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 13 शतक सबसे तेज लगाया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और 13 शतक लगाने वाला कौन है? जैसे कि हमारे वीरेंद्र सहवाग हैं, ठीक है, करण नागर हैं, इन्होंने भी 13 शतक लगाया है, रणजी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। 22 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की गई? मतलब 22 फरवरी 2024 को किस राज्य की सरकार के द्वारा बैगलेस स्कूल पहल शुरू की गई? ठीक है, जो हमारा मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जिसमें एक दिन मतलब वीक में एक दिन ऐसा रहेगा जिसमें बैगलेस, मतलब आपको झोला झंडा जो बैग है कुछ नहीं लेके जाना पड़ेगा स्कूल में, बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस पहन के आइए, बस हमारी वहाँ ऐसे ही नॉलेज दिया गया, एक्टिविटी कराई जाएंगी, जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको पब्लिकली ज्ञान दिया जाएगा, मतलब कोई लिखाई पढ़ाई ज़्यादा नहीं होगी, बैगलेस, यही स्कीम ये होती है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 22 फरवरी 2024 को इसको अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सुमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? ठीक है, तो ये हमारा पंजाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब जो है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सुमन गिल जो है पंजाब राज्य के स्टेट आइकन बनाए गए, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि बिहार राज्य के मैथिली ठाकुर हैं, ये बात ध्यान रखनी, ये हमारी 18वीं लोकसभा चुनाव है और ये 7 चरणों में होगी, ठीक है। और चुनाव आयोग ने के ब्रांड, मतलब चुनाव आयोग ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। और नेशनल आइकन इसमें पंकज त्रिपाठी थे, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे हमारे राजीव कुमार थे, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं, और अपने प्यारे साथियों के साथ सेशन को शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।